तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीजें उनको बता रहे, ठीक है ना। क्या याद रखना था? नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नेमिंग में कैसे किया जाता है भाई? यहाँ पे कौन कौन सा था? ए टाइप में अगर कॉम्प्लेक्स मेटल था, ओनली लिगेंड और कोई चार्ज नहीं। एक पॉसिबिलिटी क्या था? मेटल, लिगेंड, एन टाइम्स से जो भी है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, मेटल, लिगेंड, एन टाइम्स, नेगेटिव चार्ज, मेटल, लिगेंड, एन टाइम्स, एनायन। एनायन के लिए ए, एक्स टाइम। उसके बाद कैटायन, इधर ए को भी कर लेते हो, मेटल, लिगेंड, एम टाइम्स, ये भी एक्स टाइम्स। तो ये चार पॉसिबिलिटी बताया था हमने, और एक कोऑर्डिनेशन वाला मतलब कैटायनिक और एनायनिक। तो यहाँ पे नेमिंग कैसा होगा बताओ? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में किसका नेम लिखा जाता है भाई? लिगेंड, लिगेंड नेम। उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? सेंट्रल एटम। देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टाइप में किस तरह से लिखा जाता है भाई? लिगेंड नेम, लिगेंड नेम के बाद सेंट्रल एटम का नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद लास्ट में आयन। यहाँ पे लिगेंड नेम, सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, माइनस चार्ज तो सफिक्स क्या लगता था भाई? 8। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ये होता था। उसके बाद लिगेंड नेम, लिगेंड नेम के बाद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद एनायन नेम। यहाँ पर कैटायन का नेम, कैटायन नेम के बाद लिगेंड नेम, देन सेंट्रल एटम, उसमें सफिक्स क्या लगेगा? 8। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये था आईयूपीएसी नेमिंग। क्या था ये? आईयूपीएसी नेमिंग। सेकंड क्या था भाई? ईएन रूल। तो क्या बताता बच्चा ये ईएन रूल? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कैसे फाइंड करते हैं भाई? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या था फॉर्मूला? बताओ बच्चा लोग, किसी को याद नहीं है? Z+2 into number of lone pair minus oxidation state. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम मतलब जेड, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था
तो EN ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये EN का वैल्यू याद रखना, इफ वैल्यू ऑफ EN is equal to atomic number of noble gas। एटॉमिक नंबर किसके, EN वैल्यू का जो नंबर है, EN का जो वैल्यू अगर एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के क्या हो, इक्वल हो, तो उस समय कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, इसी को बोला जाता है EN। इसी को क्या बोला जाता है, EN रूल। इसी को क्या क्या बोला जाता है बेटा, EN रूल। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट? तो कई लोग बोल रहे थे ना सर EN रूल क्या है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए वैल्यू, 36। अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है, EN का वैल्यू कितना आना चाहिए, 36। तो कितना आना चाहिए कंपाउंड का, 36। उसमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है नोबल गैस का, बोलो जल्दी। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है? 54। बेटा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर कौन सा है 36 के बाद? 54। 54 आया तो वो भी स्टेबल। 54 के बाद 86। तो अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है, कौन सा 3D, तो इसके लिए 36 आना चाहिए। 4D सीरीज का एलिमेंट है तो उसके लिए 54 आना चाहिए। और 5D सीरीज का एलिमेंट है तो उसका EN कितना आना चाहिए, 86। तो वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। तो कभी भी कल का क्वेश्चन पूछा विच कॉम्प्लेक्स फॉलो EN रूल, तो EN रूल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 36, 54, 86। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके पास? कभी ये क्वेश्चन पूछा विच कंपाउंड फॉलो EN रूल, तो आंसर 36, 54, 86 वाला होगा। ठीक है ना, जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन है 36, 54, 86, वो क्या होंगे, स्टेबल। उसका क्वेश्चन देखा था वर्नर थ्योरी से। वर्नर थ्योरी, तो बेटा वर्नर थ्योरी में देखो क्या क्या पढ़े थे। वर्नर थ्योरी में कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, रेंडमली कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला कंपाउंड का, जैसे PtCl4 डॉट 4NH2 सॉरी 3 PtCl4 3NH3 PtCl4 2NH3। तो वर्नस ने देखा जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को AgCl में डिसॉल्व किया गया, तो सिल्वर नाइट्रेट में, AgSilver नहीं AgNO3 में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला AgCl का। ठीक है ना, यहाँ पे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला AgCl का, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट 2 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे 0।
तो यहाँ पे 1 मोल 2 मोल मिला फर्स्ट में, सेकंड में 1 मोल और लास्ट में एक भी मोल नहीं। अब बोला उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है, कौन सा सेकेंडरी वैलेंसी, वो यहाँ पे 6 है, इसके लिए भी 6 है, इसके लिए भी 6 है। तो जो आपका मॉडर्न फॉर्मूला है, मॉडर्न फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का वो पूछेगा। तो अंदर कितने लिगेंड हो गए, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, नंबर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, नंबर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ लिगेंड कहाँ पे, इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो बेटा कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कितने लिगेंड होंगे बताओ, पहले में कितने लिगेंड होंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के, 6। 6। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बस समरी अच्छे से बना लो तो कभी दिक्कत नहीं होने वाला। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात अलग है भाई। NH3 नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 4 2 Cl अंदर, यहाँ तो 4 3 था ना, 3 3 Cl अंदर, यहाँ पे क्या है भाई 2 और पूरे Cl अंदर, यहाँ पे 2 मोल बना तो 2Cl कुछ नहीं बना तो Cl, क्योंकि भैया डिसॉल्व कौन होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, anion वाला। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल। वर्नर थ्योरी में ये बताया गया भाई, 2 वैलेंसी होता है, सेकेंडरी प्राइमरी जो आयोनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी, अब इसमें क्या बताया था, सेकेंडरी ये जो AgNO3 वाला एक्सपेरिमेंट है वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए है। तो प्राइमरी वैलेंसी होता है आयोनाइजेबल, क्यों, क्योंकि Cl2 वाटर में टूटेगा और 2 टाइम्स इससे रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ AgCl देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देता है यहाँ पे, तो वहां पे क्वेश्चन में लिख देगा द फॉर्म वर्नस फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स XYZ दे देगा, इट गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl। तो वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलेगा, AgI बोलेगा तो वहां पे बोलेगा येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। इफ सेकेंडरी वैलेंसी ये, तो फिर बोलेगा देन मॉडर्न फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसा गिवन करा देगा। तो ये वर्नस थ्योरी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वर्नस थ्योरी का कौन सा पढ़े थे भाई, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उससे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे थे लिगेंड का। VBT में एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6, if कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा बताओ, D2sp3 और sp3 sp3 D2sp3 या फिर sp3D2। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, OH कॉम्प्लेक्स, और इसमें भी बोलेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इनर और ये आउटर। ठीक है ना, एक इनर था और एक क्या था, आउटर, यही था ना भाई। अब इसमें सिस्टम कौन सा है, D1 D2 D3 D1 2 3 4 5, ये सिस्टम ये हमेशा क्या बनाता है भाई, इनर ऑक्टाहेड्रल। इनर OH कॉम्प्लेक्स। इसके बाद D4 D5 D6, ये हमेशा क्या बनाते हैं,
इनर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और आउटर अगर वीक लिगेंड है। लिगेंड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा यहाँ पे, लिगेंड कैसा, वीक है या स्ट्रांग है, ठीक है ना। यानी D4 D5 D6 पे लिगेंड वर्क, लिगेंड देखते हैं हम लोग, तो लिगेंड कैसा है भाई, वीक हो, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड हो तब आउटर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, वीक लिगेंड को यहाँ पे एक और बोलते हैं WL, उसके कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं भाई, वीक लिगेंड हाई स्पिन। और नहीं, हाँ हाई स्पिन, ये रखना। तो क्या बनेगा, आउटर, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसको क्या बोलते हैं भाई, लो स्पिन। लो स्पिन, क्या बोलेंगे इसे, इनर ऑक्टाहाइड्रल। और लास्ट में बचा कौन सा सिस्टम, D7 D8 D9 D10, ये क्या बनाएगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बच्चा लोग। इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो क्या हाइब्रिडेशन होगा भाई, DsP2 एंड sp3, यही होगा। D1 D2 D3 D4 तक क्या बनने वाला है भाई, स्टार्टिंग में D1 D2 D3 D4 कौन सा यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। हाँ ठीक है। पहले वाले में क्या बनेगा, हाइब्रिडेशन DsP2 स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पर लिगेंड अगर वीक लिगेंड हो, या इसको बोलते हैं भाई हाई स्पिन वाला हो, तब क्या बनेगा, sp3 टेट्राहेड्रल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या लो स्पिन, क्या बनेगा यहाँ पे, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ऑलवेज sp3, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल। एक्सेप्शनल कौन सा भाई, D9 सिस्टम ऑफ कॉपर NH3 4+, ये एक्सेप्शनल था, याद है कि नहीं है कि भूल गए, क्या होता है यहाँ पे, DsP2, ठीक है ना। कॉपर अमोनियम का कॉम्प्लेक्स, 50 का अमोनियम कॉम्प्लेक्स होता था, कितना था भाई, निकेल में 10, यहाँ पे 11 +2, तो क्यूप्रिक अमोनियम कॉम्प्लेक्स ये था। अब उसके बाद मैग्नेटिक नेचर के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है भाई, CFT से। कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा करेक्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता था, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण जब भी लिगेंड आता था तो d ऑर्बिटल का क्या होता था, स्प्लिटिंग, d ऑर्बिटल का क्या होता था, स्प्लिटिंग।
किसमें होता था डी ऑर्बिटल स्प्लिट? Eg में और T2g में। T2g में कौन से होते थे? dxy yz एंड zx, और Eg में क्या था? dx टू y स्क्वायर dz स्क्वायर। यही होता था भाई। तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते थे? अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो इफ ligand if strong ligand present कर लेते हैं, if strong ligand present, तो इलेक्ट्रॉन फिल कैसा होता था? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? लो एनर्जी मतलब T2g में। फिर जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक आगे इलेक्ट्रॉन भरोगे नहीं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो बच्चे लोग को यहीं पे दिक्कत होता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसका 7, 8, 9, 10 इस तरह से फिल होता है। एक वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हो। इन दोनों में एनर्जी गैप क्या होता था? कम, मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर, ऐसा मान के चलोगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से फिल करना है। तो इसके हिसाब से आपको दिखाना था वहां पे क्या, मैग्नेटिक नेचर, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बोर मैग्नेट्रॉन का क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैग्नेटिक नेचर का ये सब का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। मैग्नेटिक नेचर है, डायमैग्नेटिक है, बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू कितना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब यहाँ से सॉल्व होगा, CFT से। यही था। उसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता था भाई? CFT में एक रिलेशन बताया था, डेल्टा T जो होता है वो क्या होता है भाई? 4/9 वैल्यू ऑफ किसके? डेल्टा ओ। डेल्टा ओ। डेल्टा O। उसके बाद डेल्टा O कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? P इंटू माइनस नीचे वाला क्या रहता है? माइनस में, ऊपर वाला रहता है पॉजिटिव में। तो क्या करते थे भाई? माइनस 0.4 प्लस Q इंटू 0. कितना आता था ये वैल्यू? ये थे कैलकुलेट, यही था फॉर्मूला। P क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ T2g इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था? नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको XY भी लिख सकते हो। स्प्लिटिंग कैसा होता था भाई? T2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अरे इसको तो हाँ बेटा, सर अगर जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया, 1 मिनट रुको, तुम लोग का आवाज कम आ रहा है। बोलो। अगर जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया है तो फिर dz स्क्वायर का सबसे कम नहीं आना चाहिए क्या? तो जेड एक्सिस को रिमूव कर दिया गया है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? dz स्क्वायर का कम आएगा। यहाँ पे बेटा dz ऊपर है और यहाँ पे z वाला टर्म यहाँ पे है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से लो एनर्जी वाला है ना z। हाँ सर। तो इससे थोड़ी, ये dz स्क्वायर इस सबसे थोड़ी कम हो जाएगा।
समझ गए। कम रहेगा लेकिन उतना भी नहीं रहेगा कि इससे नीचे आ जाए, क्योंकि ये ज्यादा लो एनर्जी वाले हैं, ठीक है ना। यस तो सर। स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल ये हुआ। अगर एक्सिस लिगेंड कौन सा एक्सिस है, जेड, तो रिपल्सन कहाँ होगा भाई, जेड वाले में। तो जेड का एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाएगा, ये इसमें जेड नहीं था तो नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे जेड का टर्म, यहाँ का जेड का टर्म, तो इनका एनर्जी ये विदाउट जेड वाला था, इसलिए इससे हाई और एक्स वाई से लो। अब लेकिन एक्स एक्सिस आ रहा तो रिपल्सन एक्स में होगा, तो यहाँ पे तो इतना तो पहले ही टूट जाता था, उसके आगे तो ऐसे टूटेगा एक्स वाई से में रिपल्सन ज्यादा हुआ, क्योंकि लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहा है तो उसका एनर्जी हाई। अब लिगेंड जेड में तो आ नहीं रहा है तो इसका एनर्जी लो। अब यहाँ पे कैसे टूटा भाई, ये एक्स का टर्म, यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है तो इसका सबसे कम, यहाँ भी एक्स, यहाँ हाई तो होगा बट डी जेड से थोड़ा सा ज्यादा भी होगा। क्यों, क्योंकि जेड में तो रिपल्सन नहीं है, इन दोनों में रिपल्सन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग जल्दी से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसा होता है, डी ऑर्बिटल ब्रेक होगा किसमें, पहले डी जनरेट होगा, यहाँ पे ई बोलते हैं सिर्फ और T2 बोलते हैं। इसमें कौन सा होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ पे क्या होता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बॉडी होने की औसत है एक मिनट, थोड़ा सा इसके लिए स्पेस कम पड़ेगा। तो इजी T2G, तो ये था भैया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होता है क्या, पहले ऑक्टाहेड्रल टाइप का ही स्प्लिटिंग होता है AG और T2G। अब उसके बाद ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑर्बिटल का नाम क्या क्या था भाई, dx2 y स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ऐसा माना जाता है जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वो जो होता है वो बनता है बाय रिमूविंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर formed by removing of Z axis, ligand from Z axis, या फिर Z axis कर दो, Z axis of OH octahedral complex, ठीक है ना। तो ऐसा बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, जेड एक्सिस को रिमूव करके, कहाँ से,
ऑक्टाहाइड्रल से। तो जो क्वेश्चन तुमने पूछा था ना सुशांत, वो एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के स्प्लिटिंग पूछा था। तो जेड एक्सिस हटाओगे मतलब रिपल्सन कहाँ पे नहीं होगा, जेड एक्सिस हटा रहे मतलब लिगेंड कहाँ से नहीं आ रहा बच्चा, जेड एक्सिस से नहीं आ रहा। एक्सिस से। जेड एक्सिस। तो किसके लिगेंड में किस ऑर्बिटल और लिगेंड में रिपल्सन कम होगा, जेड वाले में। तो ये सबसे लो एनर्जी वाला है, तो इनमें जेड वाला कौन सा टर्म है बताओ, वाई जेड डी जेड एक्स। डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनमें रिपल्सन ना के बराबर होगा। उसके बाद रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, डी एक्स वाई, ठीक है ना। और ऊपर में जेड वाला टर्म किसमें है, इसमें, तो डी जेड वाला टर्म नीचे डी एक्स टू वाई स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना भाई। इसमें जेड वाला टर्म नहीं था तो इसमें थोड़ा सा रिपल्सन तो है, और इसमें जेड वाला टर्म है लेकिन रिपल्सन इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, इसलिए स्लाइटली थोड़ा सा लो होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा, तब क्या होगा, क्या होगा बच्चा बोलो, डी वाई जेड ऑलमोस्ट सिमिलर टू डी जेड एक्स, या सिमिलर टू भी कर सकता है, लेस देन किससे, डी जेड स्क्वायर से, डी जेड स्क्वायर लेस देन डी एक्स वाई से, और ये डी एक्स टू वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल में उस समय वो पूछा था स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, ये स्टेटमेंट याद रखना, बाय रिमूविंग ऑफ जेड एक्सिस फ्रॉम ऑक्टाहाइड्रल, जेड एक्सिस ऑफ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है ये। तो ये स्प्लिटिंग वाला पैटर्न याद रखना भाई, काम आएगा। क्लियर है सभी को। अगर कोई कॉम्प्लेक्स वायलेट दिख रहा है तो कौन सा लाइट का ऑब्जर्व करेगा, येलो। अगर रेड दिख रहा है तो ग्रीन। ग्रीन। तो ये याद रखना था कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो कलर में एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, विबग्योर। तो कौन सा कलर का एनर्जी ज्यादा होता है भाई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, किस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है भाई, रेड। उसका उल्टा, ठीक है ना। ये था कलर एंड स्पेक्ट्रम में, ये चीज याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इसके आगे, ठीक है ना, कलर कैसे पहचानता है उससे एक आध दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। और आइसोमेरिज्म वाला तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिकल कौन कौन से सिस्टम बन सकता है कौन कौन में नहीं। और उसके बाद ऑर्गेनोमेट्रिक, फिर ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। एप्लीकेशन वाला पार्ट देख लेना भाई। अच्छा मैंने एक जगह बोला था C2O4 2- ऑक्सीलेटरी लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करोगे जैसे CN, तो भी इसी को देना स्टेबिलिटी। जितने भी सुन लो, बाइडेंटेड या फिर चिलेटिंग लिगेंड है, कौन से लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, मतलब पॉलीडेंटेड होंगे, उनके कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल। किसके अगर इसका कंपैरिजन मोनोडेंटेड के साथ हुआ, इनका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू मोनोडेंटेड। लेकिन अगर वही ऑक्सीलेटो का C2O4 2- का EN के साथ हुआ, तो पहला प्रेफरेंस EN को, TN के साथ हुआ तो TN को, ठीक है ना। तो चिलेटिंग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि एक बंच बना लेता है, फिर वो टूटता नहीं है भाई। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया ना भाई। तो उस कनेक्टेड होने के कारण क्या हो गया,
ये पहले 5-6 बॉन्ड जो थे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे इसके बीच कनेक्शन हो गया, यहाँ पे कुछ और बॉन्ड और ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, चैलेटिक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स स्टेबल। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कल के क्लास में।